तुम्हें मुझे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। तुमने किम हायून को ढाल बनाकर अपनी जान बचाई थी, है ना? फिर तुम और मुझ में फर्क ही क्या है? सीओ यंगजुन, वो कमीना कम से कम जिंदा तो है। किम हायून तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मरा। पार्क मूजिन का चेहरा किसी दुष्ट आत्मा की तरह बिगड़ा हुआ अलग अलग रूपों में मेरे चारों ओर उभर आया। मुझ पर आरोप लगाती आवाजें मेरे कानों को चीरती हुई भीतर घुस रही थी। मैंने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए और चिल्लाया, बस करो। और तभी मेरी आंख खुल गई। सामने एकदम सफेद अस्पताल की छत थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा, दोनों हथेलियों से चेहरा ढक लिया और गले से एक धीमी कराह निकल गई। खुद को समझाने की कोशिश की कि जो मरा वो मरने लायक था, लेकिन दिल से अपराध बोध को पूरी तरह हटाना नामुमकिन था। शायद मैं सच में कमजोर इंसान था, बिल्कुल वैसा ही जैसा किम हायून ने कहा था। काफी देर तक यूं ही बैठे रहने के बाद मैं फिर लेट गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। आखिरकार मैं कमरे से बाहर निकल आया। सुबह का वक्त था। कॉरिडोर में अजीब सी मुर्दा खामोशी फैली हुई थी। सिगरेट पीने के लिए छत पर जाने का सोचा। लिफ्ट में चढ़ा ही था कि वो एक मंजिल ऊपर रुक गई। मैंने देखा अंदर आने वाली क्वान सो यंग थी। मुझे देखते ही उसके थके हुए चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उसने हाथ हिलाया। इतनी सुबह भाग रहे हो? छत पर? अच्छा है, मैं भी वहीं जा रही हूं। वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई, अपने सफेद गाउन की जेबों में हाथ डाले और बदलते हुए फ्लोर नंबरों को खाली नजरों से देखने लगी। उसका चेहरा आज कुछ ज्यादा ही थका हुआ लग रहा था। छत पर पहुंचते ही अस्पताल के बाहर फैला शहर मेरे सामने खुल गया। आज भी शहर उतना ही शांत और चमकदार था जैसे हर रोज होता है। मैं रेलिंग के पास गया और जेब से सिगरेट निकाली। क्वान सोयंग पास आई और हाथ आगे बढ़ाया। मुझे भी एक दो। उसने सिगरेट ली, बड़ी आदत से उसे जलाया और रेलिंग पर दोनों बाजू टिकाए। धुएं का एक लंबा कश हवा में छोड़ते हुए बोली, वो देख रहे हो? उसने सिगरेट पकड़े हाथ से सामने इशारा किया। वो आइसोलेशन वार्ड था जो रिसर्च फैसिलिटी से जुड़ा हुआ था। वहीं उन मरीजों को रखा जाता था जो वायरस के संपर्क में आए थे या संक्रमित थे। सुना था कि हादसे में सीधे मॉन्स्टर्स से जूझने वाले ज्यादातर सैनिकों को वहीं भेजा गया था। वहां जो लोग हैं ना, क्वान सोयंग ने कहा, उन्हें आयर ने बचाया है। बस ये बात याद रखना। उसकी बात पर आयर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। किम हायून के गायब हुए 20 दिन हो चुके थे। इन 20 दिनों में डिस्ट्रिक्ट ए में बहुत कुछ बदल गया था। मीडिया ने किम हायून पर जरूरत से ज्यादा सैनिक झोंकने का आरोप लगाया, तो वहीं कुछ लोग उसकी मौत को महान बलिदान बताने लगे, देश के लिए दी गई कुर्बानी। किम दो चोल की मौत भी हर जगह सुर्खियों में थी। अटकलें लगाई जा रही थीं कि सरकार विरोधी गुट ने डिस्ट्रिक्ट ए में घुसपैठ कर उसकी हत्या की। इसी वजह से बाहरी लोगों के खिलाफ जनता का गुस्सा और बढ़ गया था। इस पूरे बवाल के बीच क्वान सोयंग ने मुझे बताया था कि कई ऊंचे पदों पर बैठे लोग आयर पर नजर रखे हुए हैं। लड़ाई के वीडियो और चश्मदीदों की गवाही सामने आने लगी थी और उनके साथ अजीब अजीब अफवाहें भी। जब मैंने पूछा कि कैसी अफवाहें, तो उसने बताया, कुछ लोग कह रहे थे कि आयर ने जानबूझकर सेना को मॉन्स्टर वाले इलाके में फंसाया। कुछ ये तक कह रहे थे कि वो मॉन्स्टर्स को खत्म करने के बाद गोल्ड माइन पर अकेले कब्जा करना चाहता था। ये बातें नाइंसाफी थीं, लेकिन पूरी तरह झूठ भी नहीं। आखिरकार जगह मैंने ही ढूंढी थी और सौदे का प्रस्ताव भी मैंने ही किम हायून को दिया था। कल डिस्चार्ज हो रहे हो, है ना? हाँ। फिर कहां जाओगे? उसके सवाल पर मैं चुप रहा। बाहरी लोगों के खिलाफ बढ़ते माहौल में यहां रुकना सही नहीं लगता था। माटियों और बच्चों पर मेरा असर था, यह बात मैं जानता था। मेरा इरादा था या तो किम हायून को ढूंढूं या कमेटी से बातचीत करके सब कुछ निपटा दूं। तुम अब भी मानते हो कि किम हायून जिंदा है? इस बार मैंने बिना रुके जवाब दिया। तुम जानती हो, वो इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। उसका लहजा उम्मीद से ज्यादा आरोप जैसा था। फिर उसने सिर हिलाया। हां, उससे ज्यादा जिद्दी आदमी मैंने नहीं देखा। वो अपनी बुझी हुई सिगरेट फेंककर मुड़ गई। मैं भी उसके पीछे चला। लिफ्ट का इंतजार करते हुए उसने 6th फ्लोर का बटन दबाया। वो फ्लोर आम लोगों के लिए बंद था, सिर्फ खास लोगों के लिए। माटियो भी पहले वहां रह चुका था। मैं सोच ही रहा था कि इतनी सुबह वहां कौन हो सकता है। तभी क्वान सोयंग बोली, किम हायून की मां 6ठी मंजिल पर है। मैं हैरानी से उसकी तरफ मुड़ा। क्या वो रिसर्च फैसिलिटी के धमाके में नहीं मरी थी? किम हायून ने मुझसे एक एहसान मांगा था। उसने कहा, अगर वो मुझसे पहले मर जाए तो मैं उसकी मां का लाइफ सपोर्ट हटा दूं।
मैं आज पहले वहां गई थी। वो पल भर रुकी, फिर मुस्कुराई। मैं उसे थोड़ा टालना चाहती हूं, चलेगा? वो मुझसे कह रही थी कि किम, हायून को ढूंढकर वापस ले आऊं। मैंने सिर हिलाया। उसने राहत भरी सांस ली और दूसरे फ्लोर का बटन दबा दिया। मैं अपने कमरे में लौट आया, लेकिन उस रात नींद नहीं आई। कार की खिड़की से मैं गोल्ड सिटी डेवलपमेंट साइट को देख रहा था। भारी मशीनें वैसे ही चल रही थीं जैसे पास में हुआ हादसा कभी हुआ ही ना हो। दिल की कड़वाहट छिपाकर मैंने गाड़ी झील की तरफ बढ़ा दी। झील के आसपास का इलाका अब भी तलाशी में था। किम दोचोल काफी समय से नहीं मिला था। कुछ दिन पहले हुई बारिश की वजह से सड़ांध की बदबू कम हो चुकी थी, लेकिन उसकी जगह तेज केमिकल की गंध फैली हुई थी। क्वॉन सोयंग ने बताया था कि पानी में किसी अंडे जैसी चीज की पहचान हुई थी, जिसके बाद बड़ी मात्रा में शक्तिशाली केमिकल डाले गए। ज्यादातर अंडे बेकार थे या फूट ही नहीं सकते थे। फिर भी चैन की सांस लेना अभी जल्दबाजी थी। कुछ को रिसर्च के लिए इकट्ठा किया गया था, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। मैंने गाड़ी रोकी और पहाड़ चढ़ना शुरू किया। माथे पर पसीना जमा होने लगा। झील के चारों ओर के पहाड़ बड़े और काफी खड़े थे। घटनास्थल से मिले सभी शवों को बरामद कर लिया गया था। जो पहचान में नहीं आ रहे थे उन्हें डीएनए से पहचाना गया और परिवारों को सौंपकर अंतिम संस्कार कर दिया गया। सभी मृतकों की पहचान हो चुकी थी, सिवाय किम हा यून के। मॉन्स्टर के पेट तक की तलाशी ली गई थी, लेकिन उसके निशान ऐसे गायब थे जैसे जानबूझकर मिटा दिए गए हों। चलते चलते मेरा पैर किसी बम के टुकड़े से टकराया। मैं जमीन की तरफ इतना देख रहा था कि गर्दन अकड़ने लगी। सीधा होकर जैसे ही आसमान की तरफ देखा, मेरा चेहरा बिगड़ गया। वो क्या था? एक ऊंचे पेड़ की डाल पर सफेद कपड़े का टुकड़ा अटका हुआ था। मैंने दूरबीन निकाली, लेकिन टहनियों की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा, तभी रुक गया। पेड़ के तने पर दाग था, शायद खून। जानवर का भी हो सकता था या इंसान का। मैंने थोड़ा सैंपल लिया और फिर चारों तरफ नजर दौड़ाई। आसमान घिरा हुआ था। अगर जोर की बारिश आ गई तो बचे खुचे सबूत मिट जाएंगे। जल्दबाजी में बैग नीचे रखा और पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर जाते हुए टूटी हुई टहनियां दिखीं। लगता था ऊपर कहीं जोर का झटका लगा था। लगभग ऊपर पहुंचकर मैंने पसीना पोंछा और कपड़ा खींच लिया। कपड़ा कई जगह से फटा हुआ था, लेकिन साफ था। यह शर्ट का हिस्सा था, और उस दिन सफेद शर्ट सिर्फ किम हा यून ने पहनी थी। मैंने दिल में उसे कोसा, लड़ाई के बीच भी स्टाइल मारने के लिए। लेकिन उसी वजह से आज ये सुराग मिला था। सीने में कसाव महसूस हुआ। गहरी सांस ली और नीचे देखा। पेड़ बहुत ऊंचा था। इस ऊंचाई से गिरकर कोई भी, यहां तक कि पूरी तरह स्वस्थ इंसान भी, चमत्कार से ही जिंदा बच सकता था। कपड़ा सुरक्षित रखकर मैं नीचे उतरा, बाकी निशान ढूंढे, लेकिन कुछ नहीं मिला। मैंने बैग से गॉगल्स निकाले, उन्हें पहनकर बटन दबाया। हल्के नीले निशान कभी दिखते, कभी गायब हो जाते। रात में ये ज्यादा साफ दिखते, लेकिन तब तक इंतजार करना खतरनाक था। खून के निशान रुक रुक कर आगे बढ़ रहे थे। यह साबित नहीं होता था कि वो किम हायून के ही थे, लेकिन मैं फिर भी उन्हें पीछा करता रहा। चलते चलते मैं गिर पड़ा। त्वचा छिल गई। पता ही नहीं चला कब दूसरी पहाड़ी की तलहटी तक पहुंच गया। ये जगह मैं पहले देख चुका था। पुरानी जर्जर इमारतें, एकदम वीरान, निशान खत्म हो गए। मैंने निराश होकर चारों तरफ देखा। अगर किम हायून होश में होता तो वो यहां तक नहीं आता। फिर भी हार नहीं मानी। खाली घरों की तलाशी लेने लगा। गर्मी और इंसानी मौजूदगी से खाली जगहों में चूहे और कीड़े भरे थे। तभी मेरी नजर एक बड़े जंगली कुत्ते पर पड़ी। उसके गले से गुर्राने की आवाज निकली। मुंह खुला था, लार टपक रही थी। मैंने धीरे से कमर से खंजर निकाला। वो भी मेरी तरह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हम आमने सामने थे कि कहीं से सीटी की आवाज आई। कुत्ता पल भर में उल्टी दिशा में भाग गया। कोई था क्या? मैं दौड़कर उस तरफ गया, लेकिन वहां सिर्फ एक दबा हुआ बाल्टी लुढ़क रही थी। समझ नहीं आया। मैंने फिर वहीं सीटी बजाई, लेकिन कोई जवाब नहीं। हेलो, मैंने आवाज दी। सन्नाटा। मैंने झुंझलाकर सांस छोड़ी, चेहरे पर हाथ फेरा
और आसमान की तरफ देखा। घने बादलों के नीचे बारिश की पहली बूंद मेरे चेहरे पर गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरे। मथेयोस पीओवी, डैड आयरे कब आएगा? एंजेलो के सवाल पर माटेयो की नजर लूका पर गई। उसने कहा था कि कुछ समय तक आयरे से मिलने की बात बच्चों से छुपाकर रखी जाए, लेकिन लगता था बच्चों को पहले ही पता चल चुका था। फिर भी वो बच्चे थे, उनका यूं रिएक्ट करना बिल्कुल स्वाभाविक था। उन्हें आयर की याद आती थी और वो डेस्परेटली चाहते थे कि सब फिर से साथ रहें। उसी वक्त पास खड़ी अना ने बच्चों को आवाज दी। जैसे ही उसने पूछा कि ताजा बनी पाए सबसे पहले कौन चखेगा, बच्चों का ध्यान तुरंत उधर चला गया। आना अब भी बच्चों के करीब थी। जब मटेओ पहली बार घर लौटा था, उसने सोचा था कि ऐना से कहे कि वो चली जाए, लेकिन जब उसे पता चला कि उसके हॉस्पिटल में रहने के दौरान आना ने कितनी मेहनत से बच्चों का ख्याल रखा, उसका मन डगमगा गया। उसके शुरुआती इरादे चाहे जो भी रहे हों, एक बात साफ थी, वो बच्चों से सच्चा लगाव रखती थी। शायद इसी वजह से बच्चे उससे भी ज्यादा चिपके रहते थे जितना उससे। तभी डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही सामने खड़े आदमी का चेहरा देखकर मटेयो का चेहरा सख्त हो गया। सामने उसका पुराना साथी खड़ा था, रेबल्स का वो लीडर जिसने पिछले साल की सप्रेशन के दौरान अपने ही साथियों को बेच दिया था और डिस्ट्रिक्ट ए में बस गया था। उसके ज्यादातर साथी डिटेंशन कैंप्स में मर चुके थे या फांसी पर चढ़ा दिए गए थे, और ये आदमी यहां बिना किसी कमी के जिंदगी जी रहा था। कुछ दिन पहले ही वो माटेओ से मिलने आया था। कभी वो दोनों जवान दिनों में स्वॉन ब्रदर्स की तरह थे, एक नई दुनिया लाने के सपने देखते हुए, लेकिन अब उसे देखना भी अनकंफर्टेबल था। संजय, तुम ठीक हो? लूका और जॉन मटेओ के पास मंडरा रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी। डैड, ये कौन है? लीडर ने बच्चों की तरफ हाथ बढ़ाया। डैड का दोस्त है, देखना चाहोगे? मटेओ ने बच्चों को अपनी पीठ के पीछे किया और लीडर को बाहर धकेल दिया। दरवाजा पूरी तरह बंद होते ही उसकी आंखों में एक ठंडी धार उतर आई। क्या चाहिए? मैंने कहा था मुझे ढूंढने मत आना। अब भी गुस्से में हो? मैंने कहा था मेरे पास वजह थी। वजह? मटेओ की आवाज में कड़वाहट थी। किस वजह से तुम अपने साथियों को बेचकर ऐश की जिंदगी जी रहे हो? वही वजह। उसी पल गेट के सिरे पर कोई दिखाई दिया। एक नन्हा बच्चा जो अभी ठीक से चलना सीख रहा था, अपनी मां का हाथ पकड़े उनकी तरफ देख रहा था। एक नजर में ही साफ था, उसका चेहरा लीडर से काफी मिलता था। मुझे लगा तुम सबसे ज्यादा समझोगे, लीडर ने कहा। तुम भी तो उस बच्चे को बचाने के लिए गायब हो गए थे, है ना? उसके शब्दों ने मटेओ को चुप करा दिया। चर्च की आग के बाद जिस दिन उसे आयर की एबिलिटी का यकीन हुआ था, उसी दिन डर ने उसे घेर लिया था। उसने अपने साथियों से रिश्ता तोड़ दिया, जिनके साथ वो भविष्य के सपने देखता था, और रातों रात भाग गया। उनकी नजर में वो भी एक ट्रेटर ही रहा होगा, और फिर भी वो आज सुरक्षित था। ठीक है, मटेओ ने कहा, चले जाओ। जब तक मैं यहां रहूं, मैं तुम्हें फिर नहीं देखना चाहता। जब तक तुम यहां रहो? लीडर चौंका। कहीं जाने का इरादा है? मटेओ जवाब नहीं दे सका। कुछ दिन पहले आयर ने जोन डी में शिफ्ट होने की बात छेड़ी थी। उसने कहा था कि किम हा यून के वादे के मुताबिक सब मिलने के बाद शायद उन्हें यहां से चले जाना चाहिए। बच्चों को इससे बदतर जगह ले जाना सेल्फिश होगा, वो ऐसा सोचता था। जिस बच्चे को उसने हमेशा बच्चा समझा था, वो अब बड़ा हो चुका था, इतना कि खुद को संभाल सके। ये सोच उसे खुशी भी देती थी, और एक अजीब सी खाली जगह भी, उनके बिना भी जिंदगी चल सकती थी। तभी लीडर की नजर पीछे गई। जिस कार से वो आया था, उसके सामने एक और ब्लैक सेडान खड़ी थी। उसकी विंडोज पूरी तरह टिंटेड थीं। अंदर कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन मटेओ को इंस्टिंक्टिवली महसूस हुआ, वो इस जगह को देख रही थी। कोई है जो तुमसे मिलना चाहता है। कौन? लीडर ने आवाज धीमी की। वाइस चेयरमैन पार्क जी हून। नाम सुनते ही मटेओ का दिल बैठ गया। अखबारों में उसका जिक्र हर रोज होता था। चेयरमैन किम हा यून के पिता की हालत बिगड़ने के बाद असल में पूरा स्टेट वही संभाल रहा था। अपने बेटे की हालिया मौत के बावजूद लोग उसकी लीडरशिप की तारीफ कर रहे थे। मुझसे क्यों? अजीब बेचैनी उसके सीने में फैल गई। इतना बड़ा आदमी यहां आया था, यह कोई साधारण बात नहीं थी। लीडर ने ऑलमोस्ट गिड़गिड़ाकर कहा,
कि बस एक बार मिल लें। उसके लिए उसने वादा किया कि पछतावा नहीं होगा। कुछ देर सोचने के बाद माटेयो गेट से बाहर निकल गया। सेडन के पास स्टैच्यू की तरह खड़े आदमी ने दरवाजा खोला। अंदर ब्लैक सूट में बैठा बूढ़ा आदमी था, तेज पैनी आंखें। माटेयो के बैठते ही दरवाजा बंद हो गया और बाहर के लोग दूर हट गए। अंदर गहरी खामोशी थी। वाइस चेयरमैन पार्क जी-हुन ने हाथ बढ़ाया। आपसे मिलकर खुशी हुई। आपके दोस्त से मोटी मोटी बातें सुन चुका हूं। मेरा नाम पार्क जी-हुन है। आपने मुझे क्यों बुलाया है? माटेयो ने सीधे मुद्दे पर आकर पूछा। पार्क जी-हुन ने एक डॉक्यूमेंट उसकी तरफ बढ़ाया। जैसे जैसे माटेयो ने पढ़ा, उसका चेहरा बिगड़ता चला गया। उसमें लिखा था, 1 महीने बाद जोन्स सी और डी पर लार्ज स्केल एयर रेड होने वाली थी। डिस्ट्रिक्ट बी को छोड़कर उसने कागज को भींच लिया। जोन डी, जहां आयर था, ये क्या है? पार्क जी-हुन ने जेब से सिगार निकाला। वो ठीक वैसा ही था जैसा किम हायुन अक्सर पीता था। उस आदमी का ख्याल आते ही माटेयो को और भी बुरा लगा। सिगार जलाकर उसने तिरछी नजर से देखा। उसकी आंखों में क्रूरटी साफ झलक रही थी। जैसा लिखा है, गोल्ड सिटी के पास मिले गोल्ड माइन के बारे में सुना होगा। कल रेबेल्स का एक ग्रुप वहां स्काउटिंग करते पकड़ा गया। वो लोग गलतफहमी में हैं। उन्हें लगता है कि दौलत मिल जाए तो वो भी हमारे जैसे बन सकते हैं। हमने इन्हें इंसानों की तरह ट्रीट किया और अब ये खुद को इंसान समझने लगे हैं। ये बातें माटेयो को घिनौनी लगी। वो खुद कभी उन्हीं में से एक था। इसका मतलब साफ था, डिस्ट्रिक्ट बी के अलावा सब कुछ साफ कर देना। तुम्हारा अडॉप्टेड सन। माटेयो की नसें तन गईं। मिलिट्री उसे लेकर बहुत इंटरेस्टेड है। सुना है हालिया बैटल में उसने कुछ अजीब एबिलिटी दिखाई। माटेयो को वही कहानी याद आई। उसने आयर से पूछा था। आयर ने अनजान बनने का नाटक किया था और उसने भी बात बढ़ाई नहीं थी। बेबुनियाद अफवाह है, माटेयो ने तंज से कहा। अगर मेरे पास ऐसी ताकत होती तो सबसे पहले आपको खत्म करता। वाइस चेयरमैन मुस्कुराया। अगला पन्ना पलटो। अंदर एक फोटो थी। चेहरा साफ नहीं दिखता था, लेकिन माटेयो जान गया कौन है। जिस दिन मेरा बेटा मरा, उसी दिन ये आदमी एक जगह पकड़ा गया था। सबूत नहीं है कि ये तुम्हारा बेटा है, लेकिन मैं वो आदमी हूं जो बिना सबूत के भी चीजें बना सकता है। जवानी में मेरा निकनेम था द मैजिशियन। सोचो मैं क्या बना सकता हूं तुम्हारे बेटे को बर्बाद करने के लिए। माटेयो ने मुट्ठियां भींच लीं। तो आप मुझे धमका रहे हैं? बॉम्बिंग रुकेगी नहीं, पार्क जी-हुन ने ठंडे लहजे में कहा। कम से कम अपने बेटे को बचा लो। इतनी ताकत के बाद भी क्या वो पूरी आर्मी से लड़ सकता है? वो 20 साल का भी ठीक से नहीं है। गिर गया तो टूट जाएगा। मैं तुम्हें यहां जिंदगी भर सुरक्षित रखूंगा। चाहो तो गोल्ड सिटी शिफ्ट करा दूंगा। सोच समझकर फैसला लो। किम हायुन के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं तुम्हारा बैकिंग बनूंगा, बदले में सहयोग। आप असल में क्यों आए हैं? माटेयो ने पूछा। वाइस चेयरमैन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन माटेयो समझ गया। उन्हें आयर की ताकत से डर था। दुश्मन बनाने से बेहतर था उसे अपने साथ लेना, और उसके लिए सबसे अच्छा हॉस्टेज वही था। मैं फिर से तुम्हें रोक रहा हूं, मैं चलता हूं। कार से उतरते हुए उसने अपनी टूटती भावनाएं छुपाई। लीडर पास आ गया। कैसा रहा? बात बनी? कौन से वादे? अगर उसने मना कर दिया तो बच्चों का क्या होगा? उसका दिमाग उलझा हुआ था। घर लौटते वक्त भी लीडर उसे मनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन माटेयो को समझ नहीं आ रहा था सही क्या है